हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश से जुड़ी हुई। प्रकाश, बताइए। जी, हिंदुस्तान कॉपर काफी अहम डेवलपमेंट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एज ए नोडल मिनिस्ट्री अपना कमेंट सौंपा है, जिसमें इस बात की पुरजोर वकालत की है कि कंपनी का विनिवेश होना चाहिए, और ये कहा है कि सरकार को शुरुआत में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए और कुछ समय तक कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक रखना चाहिए। हालांकि इसका क्वांटम क्या होगा, या फिर सरकार ये फैसला कर लेती है कि नहीं, एक ही बार में जो पूरा सरकार की जितनी भी हिस्सेदारी है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी, ये फैसला जो है वो नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बाद में चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट भी है, वो भी इस पर बाद में सहमत होगी और चर्चा के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। कंपनी ने अपने कमेंट्स में ये कहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि कंपनी जो हिंदुस्तान कॉपर का जो परफॉर्मेंस है, जैसा कि मिनिस्ट्री ने अपने कमेंट्स में कहा है, वो बेहतर नहीं है, और अगर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल निजी कंपनी को दिया जाता है तो जाहिर तौर पे इसमें गवर्नेंस में सुधार होगा, प्रोडक्शन में तेजी आएगी और इसका फायदा अल्टीमेटली जो है कंट्री को होगा। जो सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि जो औपचारिक प्रक्रिया है वो अगले महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसमें हालांकि अभी फर्दर डेलिब्रेशन की जरूरत है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया जो है वो अगले महीने से शुरू हो सकती है। इस वक्त कंपनी गवर्नमेंट का जो स्टेक है हिंदुस्तान कॉपर में वो 66.4% के आसपास है, और ये उम्मीद कर रही है सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के बाद इसके परफॉर्मेंस में तेजी आएगी। हालांकि नीति आयोग ने इस बात की वकालत की है कि कंपनी में सरकार को जो उसकी हिस्सेदारी है वो 100% अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेच देनी चाहिए और किसी निजी कंपनी को इसको टेक ओवर करना चाहिए। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले महीने से औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। राइट प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक हिंदुस्तान कॉपर पर लाने के लिए। हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक प्राइस करीब करीब 5% प्री ओपन में ऊपर दिखा रहा है। अविनाश, प्रकाश जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि ये अब एक नया इसके ऊपर आगे बढ़ रही है बात विनिवेश की, डिसइन्वेस्टमेंट की। हिंदुस्तान कॉपर पे काफ़ी अच्छा एसेट है, कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है फंडामेंटली जिस हिसाब से मेटल्स एक अपसाइकिल में है, कॉपर अगेन बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड वाला मेटल है, आपको लगता है इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इसके टेकर्स हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अजय, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है। नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इवन ग्लोबल कंपनीज भी यहाँ पे बिडिंग करने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है और इंटीग्रेटेड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बैलेंस शीट का पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स को देख के यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे ये स्टॉक मीडियम टर्म में अच्छी तरह से तेजी दिखाएगा। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट फाइनली जल्द से जल्द होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि प्राइवेटाइज होने के बाद तो यहाँ पे और भी रेटिंग आएगी। ओवरऑल कॉपर मार्केट बहुत अच्छी तरह से तेजी चल रहा है, और उनको लग रहा है कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी जब आएगी, दैट इज सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की, वो तो काफी शानदार होगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव सेंटिमेंटल न्यूज फ्लो है, जो स्टॉक को शायद और थोड़ी रेटिंग में मदद मिलेगी। एक स्टॉक मिहिर, प्रियंका, आपने टाटा ग्रुप पे काफ़ी डिस्कशन किया था, और अब देखिए टाटा पावर का स्टॉक पुल अप करिए तो 2.5% ऊपर बता रहा है। वीकेंड में खबर ये आई है कि वो रिन्यूएबल्स के अपने कारोबार में एक ओवरसीज़ पार्टनर ला सकते हैं, और मिडल ईस्ट और कनेडियन पेंशन फंड और बहुत सारे ब्लू ब्लडेड फंड्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दिए। तो इस स्टॉक पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वैल्यूएशंस के हिसाब से, अब इनके रिन्यूएबल्स पोर्टफोलियो के हिसाब से। पहले इनका पेट्रोनास के साथ इनका जेवी आगे नहीं बढ़ पाया था, वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई थी, और बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि अब नेक्स्ट अपने रिन्यूएबल्स पोर्टफोलियो के साथ किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। लेकिन ओवर द वीकेंड इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है कि वो अच्छे ग्लोबल फंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। हिमांशु, टाटा पावर के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? अरे जी, स्टॉक ऑलरेडी नए हाइज पर है। पिछले काफी हफ्तों से नए हाइज, हायर हाइज बनते हुए नजर आए हैं। वर्टिकल रनअप यहाँ पर देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर जो अपसाइड है वो खुली है। कोई भी यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी तो वहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी। अपसाइड में जो टारगेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेंगे वॉच आउट करना, वो 245 से 250 रुपए के टारगेट्स हैं, जो कि नियर टर्म में आई किए जा सकते हैं।
और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 210-212 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब उभर कर आ सकता है। चलिए बिल्कुल, अविनाश आपसे वेरी क्विकली समझना चाहेंगे डिफेंस स्टॉक्स जिस तरह से हम रीस्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं और इस स्पेस में अब लग रहा है डिफेंस काउंटर्स की री रेटिंग भी होगी, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? प्रियंका, डिफेंस में हमको भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है। हमको लग रहा है कि दोनों ही कंपनीज में ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, और अगर ये डिफेंस की जो न्यूज़ फ्लो है कि यहाँ पे पीएलआई आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट और अच्छी तरह से इनको आत्मनिर्भर भारत में इंसेंटिव्स देगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 450 460 का लेवल भारत डायनामिक्स में सही वेरी पॉसिबल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिफेंस में जो एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, यहाँ पे इनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऑर्डर बुक भी कम से कम 2 साल के ऊपर है। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी तरह से कोई अगर एक्यूमुलेट करता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। हालांकि काफ़ी दूसरे डिफेंस स्टॉक्स है, बट ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। जी चलिए, इस बीच एक बार ये देखिए पीएनबी भी नेगेटिव करीब 5% नीचे, लेकिन अभी अभी जो टिक्स स्टेबलाइज हुए हैं उसके बाद अगर हम देखें तो आईओसी 4% ऊपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी, एमएनएम और बजाज फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान। बीपीसीएल भी करीब 2.25% ऊपर है। हिमांशु, ये जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह का क्रूड का मोमेंटम है, $85 के ऊपर ब्रेंट चला गया था, इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, पेट्रोनेट में भी हमने देखा आज काफ़ी मूव है। देखिए, ऑलरेडी तीनों ही चारों ये जो स्टॉक्स हैं ये काफी पॉजिटिव सेटअप बता रहे थे लास्ट वीक में भी। मुझे लगता है कि आईओसी की अगर पर्टिकुलरली बात करता हूँ तो 142-143 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को थोड़ा सा ओपन के बाद अगर सेटल होने दें और उसके बाद खरीदे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है। लेकिन हाँ, 142-145 रुपए का टारगेट बीपीसीएल में आता हुआ, आईओसी में आता हुआ नजर आ सकता है। जहां तक बीपीसीएल की बात है, स्टॉक एक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर फ्राइडे के सेशन को थर्सडे के सेशन को बंद हुआ था, और आज अगर यहाँ पर पॉजिटिव ओपन मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक तेजी का मोमेंटम बन सकता है। 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 475 और 492 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिल्कुल हिमांशु, वेरी क्विकली आप एवेन्यू डीमार्ट पर क्या करना चाहेंगे? ऑलरेडी काउंटर इतना ऊपर है। का देखिए, ऑलरेडी स्टॉक वन वे रैल अप दिखा चुका है, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पर मोमेंटम तेज करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो वहां पर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिए, 5400 के नीचे और पोजीशन को होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करने की सलाह है। मिहिर, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चर्चा कर रहे थे। वीकेंड में खबर ये भी आई है कि पेट्रोकेमिकल प्राइसेस और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वो करीब सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $7.5 पर पहुंच गया है, जो कि कुछ 4 या 5 क्वार्टरली हाई लेवल्स पे है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उससे भी थोड़ा उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, और पेट्रोकेमिकल प्राइस भी काफ़ी डिसरप्शन के चक्कर में काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिससे रिलायंस को भी फर्क आएगा। तो ये देखिए, आईओसी सब 4% हो गया, 2-2.5% ऊपर खुले थे। मेरे हिसाब से वो भी एक ऐसा फैक्टर है देखने लायक। बिल्कुल, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन अब चलिए, बाजार खुलने वाला है और कोरोना महामारी के बाद देश में म्यूचुअल फंड का क्रेज़ और भी तेज़ी से बढ़ने लगा है, जिसका क्रेडिट जाता है देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज में से एक एसबीआई म्यूचुअल फंड को। इसीलिए हमारा आज का स्वदेश हीरो एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है। कंपनी की शुरुआत 1987 में शुरू हुई थी और कंपनी फिलहाल 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड्स मैनेज करती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की वजह से छोटे शहर और कस्बों के लोगों ने भी म्यूचुअल फंड्स में कदम रखा। एसबीआई म्यूचुअल फंड देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की कंपनी अमुंडी का जॉइंट वेंचर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड लिक्विड स्कीम, डेट बैलेंस, फंड ऑफ फंड्स और गोल्ड ETF जैसी तमाम कैटेगरी को भी मैनेज करते हैं। और 30 साल से ज़्यादा पुराने इस फंड मैनेजमेंट कंपनी के आज हमारे मेहमान हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह। सिंह साहब, मॉर्निंग टू यू। प्लीज़ बेल बजाकर शुरुआत कीजिए बाजार की। थैंक यू सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ET नाउ स्वदेश पर बाजार की ओपनिंग करने के लिए 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी। तो जो शुक्रवार को एक लंबा वीकेंड था उसका ब्रीदर जो है वो आज निफ्टी ने कवर करने की कोशिश की है। 18,468 पर निफ्टी है और सेंसेक्स 440 पॉइंट ऊपर 61,700
52 पर। देखिए कुछ एक स्टॉक्स जहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम है, उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट को देखिए करीब 10% ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। HCL टेक थोड़ा सा फ्लैट, लेकिन HDFC बैंक ये करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडेक्स पर देखने को मिला है शुरुआती दौर में। और टाटा मोटर्स फिर से एक बार 2.25% ऊपर, टाटा स्टील, हिंडाल्को और इन्फोसिस, IOC इन पर अच्छा रुझान। तो फिर से एक बार रिकॉर्ड लेवल पर ओपनिंग वैसे। जी हाँ, और मिहिर अगर आप देखें तो HDFC बैंक का क्योंकि वेट सबसे ज़्यादा है, बैंक निफ्टी भी बहुत मजबूती से उठा है। इनफैक्ट थर्सडे सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने अगेन सडनली एक बहुत बड़ा जंप दिखाया था, और प्रियंका भी बता रही थी कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स के पहले ये हुआ है, तो शायद नंबर अच्छा आने की उम्मीद थी बाजार को, वैसा ही हुआ। और निफ्टी बैंक इस समय 1% ऊपर, HDFC बैंक 2% ऊपर। तो बहुत चौतरफा रैली देखने को मिल रही है। हम 18,500 पे आ गए हैं। किसने इमेजिन किया होगा एक हफ्ते पहले कि हम 17,900 के आसपास घूम रहे थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर। सिर्फ लास्ट के 3 वर्किंग डेज में ही इतना मूव आया है, आपको 400 पॉइंट्स तक का मूव देखने को मिला है। अब आप एक बार मिड कैप स्टॉक्स में तेजी देखिए। हिंदुस्तान जिंक को देखिए 16% काउंटर ऊपर है। जिंक प्राइसेस के कारण जाहिर तौर पर यहाँ एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दूसरा मिड कैप स्पेस से बड़ा काउंटर जो दिख रहा है अदानी पावर 10% ऊपर, यहाँ पर भी कुछ खबरें हैं। और साथ ही अब इंडियाबुल हाउसिंग की भी बात करें तो यहाँ पर भी 4%, इनके रिजल्ट्स पे आए हैं। रिजल्ट्स में बहुत अच्छे थे, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। और अब आप देखिए आज मर्जर की भी कुछ खबरें हैं जिसके चलते 4% अप मूव दिखा रहा है इंडियाबुल हाउसिंग। और साथ ही नजर डालनी चाहिए डिफेंस काउंटर पे भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी बिल्कुल, डिफेंस की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई थी प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ इंक्रीमेंटल स्टेप्स भी लिए हैं, और पूरा वो पैक डिफेंस पैक HAL 3%। इंडियाबुल हाउसिंग की आपने बात की, रियल एस्टेट भी 10% ऊपर खुला है। जो कमेंट्री आई है वो एम्बेसी के साथ मर्ज कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर को लेके आएंगे, वहाँ हमारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक थी, वहाँ पे भी डिसइन्वेस्टमेंट का काम आगे बढ़ रहा है। 5% ऊपर दिखा रहा था प्री ओपन में, और 6.5% का अप मूव। टाटा ग्रुप और स्टील स्टॉक्स जैसा कि प्रियंका ने बताया ओवर द वीकेंड ज़बरदस्त। हिंडाल्को 4%, जैसा हमने बात किया, एल्कोआ के स्ट्रॉन्ग नतीजे, और नैल्को और हिंडाल्को दोनों अच्छा है। इन्फोसिस हालांकि 2% ग्रीन में आ गया, तो थोड़ा नेगेटिव प्रेशर दिखाई दिया था सेलेक्ट IT काउंटर्स पे, लेकिन वापस वो डिप जो है वो बॉट हो गई क्लियरली। एडवांस डिक्लाइन का अगर आप इस समय तस्वीर देखें तो 1450 एडवांस स्टॉक्स के सामने करीब 250 स्टॉक्स। सो एडवांस डिक्लाइन हेविली इन फेवर ऑफ एडवांसेस। सो स्ट्रॉन्ग बाजार स्टेबलाइज करता हुआ। जी अजीत क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर? एक्सपेक्टेशन था कि पॉजिटिव बायस के साथ ओपन होगा, बिकॉज HDFC बैंक के नतीजे और बाकी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के भी इंडिकेशन काफी पॉजिटिव थे। बट हायर लेवल्स मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अगर आपको ये इंट्राडे में करीब 18,380 के अराउंड के लेवल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इट्स ए बाय एंड डिप्स मार्केट, और पोजिशनली अगर आप देखेंगे भी तो करीब 18,700 तक के लेवल्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट तैयार है। वहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बैंकिंग की साइड से होना चाहिए। अविनाश एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट को देखते हैं। बाज़ार खुलने से पहले आपने भी देखा होगा कुछ एक जो ब्रोकरेज कॉल्स भी थी यहाँ पर पोस्ट रिजल्ट्स, उन लेवल्स के ये ऑलरेडी थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस समय। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि थोड़ा अनचार्टर्ड टेरिटरी में भी है, लेकिन रिजल्ट्स जिस तरह के थे, मोमेंटम जिस तरह का है, आप इस अपमूव के बाद क्या सलाह देंगे एवेन्यू सुपरमार्ट पर? मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आप नतीजे देखें तो लोअर बेस पे ये नंबर्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आया है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो डीमार्ट में देखने को मिली है कि नॉर्मल सी वापस आ गई है। और कोविड के समय जब पूरी तरह से ऑपरेशंस ठप हो गए थे, अभी वापस जोर से एक्सपेंशन की भी बातें मैनेजमेंट कर रहा है, नए स्टोर्स खोलने की बातें हो रही है। तो ये मार्केट को ज़्यादा पसंद होगा, और हमने तो हमारे क्लाइंटों को SIP मोड में इस स्टॉक को खरीदने की राय दी है। क्योंकि देखिए अगर आप एक समय ये स्टॉक खरीदते हैं लमसम में, तो हो सकता है कि आपको शायद वापस ऊपरी लेवल पे ये खरीदने लायक अच्छा न लगे। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले कम से कम 3-4 सालों के लिए कंपाउंडिंग स्टोरी है। बहुत ज़्यादा हेडरूम है ग्रोथ के लिए। और अगर हम एक एग्जांपल दें तो वॉलमार्ट के पास करीबन 4,000 स्टोर्स है। टेस्को यूके में करीबन 3,900 स्टोर्स चलाता है। तो इंडिया की आबादी के लिए तो इनके जो 240-250 आउटलेट्स है वो बहुत ही कम है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है जो इस बिजनेस को आगे ग्रोथ करेगा। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने उनको बोला है ये कम से कम 3 से 4 साल का एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ प्ले है। इसमें 1 साल या 6 महीने का व्यू लेके काम करना कोई मतलब नहीं है। और SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कभी भी कोई गिरावट आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
चले ठीक है, इसे बाय ऑन डिप्स करें, एक अच्छा काउंटर। साथ ही अब अजीत एक बार आप स्टॉक्स पर नजर डालें। बैंकिंग स्पेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एचडीएफसी बैंक और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या ये तेजी आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से फ्राइडे के दिन जब हम बात कर रहे थे क्लोजिंग शो के टाइम पे, वहीं पे ट्रैक्शन आया था और आज कहीं ना कहीं वो बेसिकली उसने रिजल्ट को डिस्काउंट किया कि पॉजिटिविटी होगी। मेरे हिसाब से जो डिप आ रहा है वो कुछ खास गिरावट में मुझे लगता नहीं है, बिकॉज इसने जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब फरवरी में बनाया था इसने 1635 के अराउंड के लेवल्स को, वो मेरे हिसाब से अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपको इंट्राडे में डिप मिलता है करीब 80 से 70 के बीच में, तो डेफिनेटली इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी 1630 के स्टॉप लॉस के साथ। और पोजिशनली आप 1750 से 1780 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में वेट कर सकते हैं। आपको पसंद आता हो बैंकिंग स्पेस से, या फिर कोई और बेटर सेक्टर्स लग रहे हैं ट्रेड के लिए अजीत? देखिए इसमें स्टॉक स्पेसिफिक में रहना चाहूंगा, बिकॉज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोटेशनल बाइंग चल रही है, थीम्स वर्कआउट कर रही हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी फ्राइडे के क्लोजिंग के टाइम पे कुछ एक स्टॉक्स की एज ए बीटीएसटी कैंडिडेट, चाहे वो सीमेंट स्टॉक्स हो चाहे फार्मा स्टॉक्स हो, तो काफी अच्छी ओपनिंग हुई है। लॉरस लैब पर्टिकुलरली जो हमने बात की थी एज ए बीटीएसटी करीब 1.5% ऊपर खुला है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी और पोटेंशियल है, बिकॉज काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ये तेजी आ रही है। तो मुझे लगता है करीब 680 से 700 तक के लेवल्स लॉरस लैब में आपको देखने को मिल जाने चाहिए पोजिशनली, और यहाँ पे आपका 645 का एक क्लोजिंग स्टॉप रहेगा। साथ ही साथ हमने बात की थी श्री दिग्विजय सीमेंट की, वहां पे भी काफी अच्छी ओपनिंग हुई है, करीब 1-1.5% की तेजी के साथ दिख रहा है स्टॉक, और वहां पे भी काफी लंबे टाइम बाद कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आया है। तो मुझे लगता है 97-98 तक के लेवल्स पोजिशनली आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें 82 के स्टॉप के साथ। अब हमारे साथ मितेश पंचाल भी बने हुए हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए। मितेश मॉर्निंग, क्या दिख रहे हैं आज आपके सिस्टम ने, क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है? क्या रिलायंस के भी रिजल्ट्स आने हैं इस हफ्ते, क्या कोई प्री रैली देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए बेसिकली आई थिंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो सिस्टम और मर्चेंट ने आइडेंटिफाई किया है, और मेरे हिसाब से अभी 1211 का जो लेवल है वहां से एक स्पर्ट आ सकता है ये काउंटर में। तो मेरे हिसाब से 1180 का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम 1-2 या 3 दिन के लिए ट्रेड प्ले करें तो ऊपर में आई थिंक 1280 से 1310 के टारगेट्स आ सकते हैं। दूसरा, आई एम कंटिन्यूसली बुलिश ऑन अदानी पोर्ट। आई एम ऑफ द व्यू के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अदानी पोर्ट एक नई रैली में है, तो मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट में भी करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है। आई एम ऑफ द व्यू के आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 850 से 880 के टारगेट अगले 2 या 3 हफ्ते में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और बात रही रिलायंस की, आई एम ऑफ द व्यू कि आई थिंक रिलायंस में बेस्ड ऑन द चार्ट्स इंटरमीडिएट हर्डल प्रियंका जी जो है वो है 2740 का, जो लास्ट वीक बना था। सो जब तक 2740 ऊपर में क्रॉस नहीं करता तब तक आई डोंट थिंक सो कि हमको कोई नई तेजी वहां पे देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे कंडीशनल कॉल होगा, 2740 के ऊपर मैं बाय करूंगा। 2700 के स्टॉप लॉस से ऊपर में मेरा पहला टारगेट रहेगा 2780, दूसरा टारगेट रहेगा 2810। सो नेट आई थिंक रिलायंस के अंदर 2740 के ऊपर ही तेजी करना ठीक रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। हिमांशु, आज सीमेंट पैक से बड़ी काउंटर के रिजल्ट आने, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट आने, क्या देख रहे हैं आप? कोई ट्रेंड दिख रहा है सीमेंट स्पेस पे, और कैसे प्ले करेंगे इसे? प्रियंका देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी नंबर से पहले एक अच्छी करेक्शन दिखा चुका है, और इनफैक्ट लास्ट वीक ही मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ने 7300 के नीचे अपना एक बेस बना लिया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तेजी का ट्रेड प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छे सपोर्ट के पास है, और इनफैक्ट सीमेंट एज अ सेक्टर अभी तक पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से जो एक रैली बाजार में देखने को मिली है उसमें कोई खास परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है 7340 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरा मानना है कि 7650 7700 तक के टारगेट आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हमने इंडिया सीमेंट पर ऑलरेडी पिछले हफ्ते बात की थी प्रियंका, थर्सडे के सेशन में एक शानदार रनअप वहां पर देखने को मिला है। तो वो स्टॉक एक मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 209 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हर डिप पर हर गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। आने वाले दिनों में 230 के ऊपर तक के टारगेट्स इंडिया सीमेंट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपने इंडिया सीमेंट्स की बात की, अगर इंडिया सीमेंट्स के स्टॉक प्राइस को आप 6 महीने के लिए लेके आए डायरेक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मिहिर जो सीएसके ने विन थी ओवर द वीकेंड, 10 रुपए का स्टॉक प्राइस के वैल्यू पे ये फ्री शेयर दिया गया था 3 साल पहले आई थिंक शेयर धारकों को इंडिया सीमेंट्स के। और ओवर द वीकेंड उसके विन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जो फ्रेंचाइज वैल्यू है ओटीसी मार्केट में वो 7,500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई, इंडिया सीमेंट के वैल्यूएशन से ज़्यादा हो गई। तो डीमर्ज एंटिटी ज़्यादा बड़ी बन गई। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और पहले ही गेम चालू हो गया था वैसे तो,
लेकिन आप देखिए 10 रुपए की वैल्यू वाला आज 135 रुपीज का वैल्यू हो गया, 13 बैगर जब से डीमर्ज हुआ है। नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अब इनफैक्ट धोनी के लिए भी मुझे तो लगता है सीएसके के साथ साथ धोनी के लिए भी Revaluation बहुत moment अच्छा है ये। रिवैल्यूएशन का मोमेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए अब मोमेंटम अच्छा है और ये अजय ने काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा बताया, इस पर हम कुछ और विस्तार से भी दिन के दौरान बातचीत करेंगे। लेकिन इंडिया सीमेंट्स, मितेश, कैसा लगता है आपको इंडिया सीमेंट्स और साथ ही जो बाकी सीमेंट स्पेस है उसमें आपकी पिक है कोई? यस, आई थिंक विद इन दिस सीमेंट पैक अगर आप देखिए मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, तो आई थिंक रामको सीमेंट बहुत ही लंबी अवधि से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक 1020 1040 के बीच में जब भी स्टॉक ट्रैवल करता है तभी हमको एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है और 980 से 1000 के बीच में सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये वीक में एक थोड़ा कंफर्मेशन मिला है। सो आई एम ऑफ द व्यू कि अगर 1010 के ऊपर अगर रामको सीमेंट ट्रेड करना चालू करे डेली चार्ट के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आई थिंक फिनोमिनल रैली हमको रामको सीमेंट में देखने के लिए मिलेगी। और हमारा बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है, क्लोज टू 1 से 3 महीने का हमारा टारगेट ऊपर में है 1150 से 1200 का। सो क्लोज टू 10 to 15% अपसाइड हम करंट लेवल से देख रहे हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि हमने ये जो स्टॉक है हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया है। तो हमारे हिसाब से पूरे सीमेंट पैक में अगर स्ट्रक्चरली कोई स्टोरी अभी भी बाकी है या आप कह लीजिए उसको कि लगातार जो है वो कैचअप रैली होगी, तो वो रामको सीमेंट में होगी। चलिए, इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें 18,500 के पार, तो एक कंफर्टेबल बहुत सस्टेन कर रहा है अपने जो गैप अप दिया निफ्टी ने, और अब उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी कई सारे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। मेटल पैक क्लियरली हमें तेज दिखाई दे रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम बढ़कर अब 10% हो गया और दूसरा काउंटर जो तेज दिख रहा है एफएनओ स्पेस से मेटल में वो है वेदांता। दूसरे कुछ और काउंटर्स पे भी नजर डालेंगे। टाटा पैक के काउंटर्स आज फिर दोबारा तेज दिखाई दे रहे हैं। टाटा पावर, टाटा केमिकल, क्या करना चाहिए? लॉन्ग प्ले तो है ही हिमांशु, लेकिन अभी किसी को ट्रेड करना हो क्योंकि ऑलरेडी इतना रन अप आ चुका है, शायद नई एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्या कहना होगा आपका? देखिए, बिल्कुल ऑलरेडी काफी हफ्तों की यहाँ पर वन वे मूव टाटा पावर में स्पेसिफिकली आते हुए नजर आई है। लेकिन हमने एक ट्रेंड देखा है प्रियंका की, जो स्टॉक्स तेज हुए हैं उनमें ही फर्दर और तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर टाटा पावर की बात करें और अगर ये 240 के ऊपर आज के सेशन में सेटल होता है थोड़ी देर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से एक मोमेंटम प्ले किया जा सकता है 236 के स्टॉप लॉस के साथ। बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है 241 के ऊपर यहाँ पर मुझे लगता है कि एक मुझे कंफर्मेशन मिलेगा और उसी के ऊपर मैं यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेना चाहूंगा।